बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज की अहम खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज़ाद बिजली पैदा करने वालों IPPS के साथ माहदों पर नजरसानी के नतीजे में हुकूमत को खरबों की बचत होगी और दस्तावेज के मुताबिक IPPs माहदों की नई शराइत व ज़वाबित पर भी राजी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि दूसरी खबर देंगे आपको DI खान के एक अस्पताल की, जहां पर 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात गायब होने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी गई है और जिम्मेदारी स्टोर कीपर पर आयद की जा रही है। अस्पताल के अकाउंट से भी गायब होने वाली रकम का हिसाब किताब ही मौजूद नहीं है। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंदिश। जबकि तीसरी खबर में आज हम आपको बताएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। पाकिस्तान स्टील करप्शन केसेस का 16 साल बाद ड्रॉप सीन हो गया है। नैब ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ अपीलें वापस ले ली हैं, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत आलिया में पाकिस्तान स्टील मिल्स में करप्शन केसेस की समाअत हुई थी। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, आज़ाद बिजली पैदा करने वालों IPPS के साथ माहिदों पर नजरसानी के नतीजे में हुकूमत को खरबों की बचत होगी और दस्तावेज के मुताबिक IPPs माहिदों की नई शराइत व ज़वाबित पर भी राजी हो गए हैं और IPPs ताखीर से अदायगी पर आयद शुदा अरबों रुपए से जायद सरचार्ज मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। वफाकी काबीना ने भी नजरसानी माहिदों की मंजूरी दे दी है। जबकि तफसीलात बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि IPPs के नजरसानी शुदा मुआहदे से हुकूमत को कितनी माली बचत होगी? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और ख़ास तौर से जब हम देख रहे हैं कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी 7 रुपये और कुछ का जो यूनिट बिजली की जो कीमत है उसमें कमी की है, जो ज़ाहिर है एक अच्छी खासी जो बजट है। उसके बाद इन तमाम समरियों का अप्रूव होना, जो आज हम अपने प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे, बहुत अहमियत का हामिल है। और हुकूमत पे हमेशा तनकीद होती रही बहुत सी चीज़ों के हवाले से, लेकिन ये एक ऐसा इक़दाम है कि ये जितनी भी बिजली पैदा करने वाली जो प्राइवेट जो कंपनीज़ थी उनके साथ मुआहदे करके MOUs करके इस सारे मामले को रिवाइज़ किया गया और उसके बाद उनके साथ रेट्स तय किए गए, सारा कुछ। तो ये उसकी एक कड़ी की एक बड़ी कड़ी है जिसको हल कर लिया गया है और उसी की वजह से जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से ही मज़ीद जो डिस्काउंट्स हैं वो भी फ़ी यूनिट के हवाले से उसमें कमी आएगी और इज़ारे बहुत बड़ा रिलीफ है। तो तकरीबन इस आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि इस सारे मामले से तकरीबन हुकूमत को तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 से 100 अरब रुपए तक का फ़ायदा होगा। अच्छा। और सारिफीन को भी तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है बचत होगी। तकरीबन हर बिजली का जो नॉर्मल यूनिट होते हैं उसमें 3 से 8 हज़ार तक के जो सालाना जो बिजली के बिल आते हैं उसमें उनको बचत होगी। ये तो होगी अवामी सतह पे। अब हम इस स्टोरी पे बात करते हैं जिसमें आज हम अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत ने इनके साथ MOU साइन किए और टैरिफ जो इन सब के थे, गैस की इनको जो पेमेंट्स वगैरह इनकी मद में करनी थी, जो सरचार्ज वगैरह थे, जो इंटरेस्ट इन्होंने पे करना था और हुकूमत को देना था, ये इन सब को मिलाकर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो हुकूमत का साइन हुआ और बाकायदा तौर पर अवैस लगारी ने इसके लिए मेहनत की और बाकी सारी जो पावर की मिनिस्ट्री है उन्होंने दिन रात इस पर काम किया काफ़ी अरसे से। और ज़ाहिर हुकूमत पर तनकीद भी होती रही कि इन IPPs को डॉलर्स में पेमेंट्स की जा रही हैं और इनको जनाब कोई पूछने वाला नहीं है और कई दिहाइयों तक इनको पैसे दिए जाएंगे। उन सब चीज़ों को रिवाइज़ किया गया है और बहुत सी चीज़ों को असर नो देखा गया है और बहुत सी जगहों पे कामयाबियाँ भी हुकूमत को मिली हैं और कुछ जगहों पे अब भी बातचीत चल रही है। लेकिन हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत ने अचीव कर ली हैं, काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और उसकी वजह से जो रिलीफ है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है बिजली सस्ती करने का और 7.39 समथिंग का जो है वो यूनिट में पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने रिलीफ दिया है अवाम को, तो ये उसी का नतीजा है।
जी बिल्कुल, ये उसी का नतीजा है और आइंदा कुछ अरसे में हमें और भी ज़्यादा रिलीफ हमारे सामने आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ अगर हमारा ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा और हुकूमत के लिए। और ज़ाहिर है कुछ ऐसी वजूहत हैं जो जिसकी बिना पर जो अभी ऑन गोइंग है तो हम उन पर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने अचीव कर लिया है हम इस पर बात करेंगे कि हुकूमत ने तकरीबन 200 अरब रुपये जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो सरचार्ज बनता था वो उनको तमाम इन IPPs कंपनीज को माफ़ कर दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो थर्मल से जो बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं उनका जो लेट पेमेंट जो इंटरेस्ट था वो माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सरकारी जो पावर प्लांट से तकरीबन 155 अरब रुपए जो उनके सरचार्ज कीमत में थे वो भी उनके जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। तो हुकूमत ने ज़ाहिर है उनको एक रिलीफ भी दिया है, लेकिन उसके बदले अवाम यानी हुकूमत को जो रिलीफ मिला है वो भी एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इन तमाम जो मुआहदों की मंजूरी है उसके बाद बिजली और गैस की फ्राहमी के जो मुआहदे हैं उसकी बाकायदा तौर पर तरमीम की इजाज़त होगी। अब ये नहीं होगा कि एक दफ़ा तय कर लिया गया है तो उसके बाद से अगले 5 साल और 10 साल जो है गैस और बिजली के जो लेकिन रियाज सिर्फ यही मुआहदे तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम IMF के भी तो जवाबदेह हैं ना। उनको किस तरह से मनाया गया है, उनको किस तरह से राजी किया गया है अवाम को इतना बड़ा रिलीफ देने के हवाले से? जी उनके सामने ये सारी तफसीलात रखी गई थी। पावर मिनिस्ट्री अवैस लगारी और उनके जो सरकर्दा अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पे उनसे मिले, उनके वफ़द से IMF का जो वफ़द आया हुआ था उनसे मिले और उनके सामने ये सारा मामला रखा कि आप जो हम ये 7 से 8 रुपए का रिलीफ देने जा रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये हम आउट ऑफ द वे जाके अचानक ये फैसला नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है। हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि आप समझेंगे शायद हमने एक ज़माने में जो बानी PTI हैं उन्होंने किया था कि 150 रुपीज़ पे पेट्रोल को जो फ्रीज कर दिया था फरवरी मार्च में 2022 में, और ज़ाहिर है उसकी कीमत फिर चुकानी पड़ी थी बाद में, वो कीमतों को जो बढ़ाना पड़ा था। तो ये उस तरह का एक सियासी फैसला नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरा एक वर्क जो किया गया था, पूरी एक प्लानिंग थी, एक ब्लूप्रिंट था, वो उनके सामने पेश किया गया कि जनाब ये वो तमाम मुआहदे हैं जिनको हमने रिवाइज किया, सरनो देखा है, उसके बाद हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। और ये जो 7 से 8 रुपए का रिलीफ है उसकी बुनियादी वजह यही है, इसके पीछे कोई ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड का डिसीजन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक काविश है जो 1 साल से हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये फैसला किया है, तो उसके बाद उन्होंने गो हेड दिया कि ठीक है इस पे आप जो है वो इसको जो 7 से 8 रुपए का जो रिलीफ है वो आप दे सकते हैं। तो ज़ाहिर है रियाज हमारी आवाम के साथ उन मुआहदों में जो तब्दीलियां की गई हैं वो भी डिस्कस कर लीजिए ताकि हमारी आवाम को भी पता चले कि क्या तब्दीलियां की गई हैं और इन तब्दीलियों से क्या नताइज हमें मतवक्के हैं। जी, तो तब्दीलियों की अगर हम जिक्र करें तो जो अदायगियों की मंजूरी है वो 2024 तक तो ज़ेर-इल्तवा गैस बिलों का 66% जो है वो अदा किया जाएगा इन कंपनीज़ को। इसके अलावा इन पावर प्लांट से बिजली की जो सप्लाई के कवानीन हैं उनमें नरमी की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हुकूमत से गिला रहता था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे जो बिजली की सप्लाई है उस हवाले से कई जगहों पर रेट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है तो हुकूमत कहती है नहीं आपके साथ तो फिक्स्ड हो चुके हैं। कुछ जगहों पर हुकूमत कहती है इन कंपनीज़ को कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करें, लेकिन वो कहते हैं फिक्स्ड हो चुके हैं। तो अब जो है रेसिप्रोकल बेसिस पे इनको जो है वो नरम रखा जाएगा और दोनों साइड्स पे इन पे जो है वो एक किस्म की एडिटिंग हो सकेगी और ये अनएडिटेबल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट है। इन पावर प्लांट्स के साथ जो कंपनियों से 19.7 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे जो हुकूमत ने उनसे लेने थे, और लेकिन ताखीर का जो लेट इंटरेस्ट जो बनता था वो तकरीबन 210 अरब रुपए हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो उनको माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक किस्म के स्टक थे। तो उनसे बार बार हुकूमत से उनका लेना और वो सारा मामला, अब हुकूमत ने कहा कि ये जो लेट इंटरेस्ट सरचार्ज बनता है 210 अरब रुपए, इसको हम सेट असाइड कर लेंगे, फिलहाल ये वेव ऑफ समझा जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ तो 2025 से जो गैस खरीदने की जो कम अज़ कम हद है वो 66% से 50% तक कर दी गई है। और ये भी एक डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले जो था कोई लिमिट नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा गिले शिकवे आते थे दोनों साइडों पे कि जनाब कोई लिमिट नहीं रखी गई। तो अब 55 से 66% की जो लिमिट है वो रख दी गई है और बाकायदा तौर पे कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ी जामे और बड़ी डेवलपमेंट है। और जब ये ज़ाहिर हमारा प्रोग्राम जब चलेगा, ये लोग जब देख रहे होंगे तो ज़ाहिर है उसके लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत की काविश की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। उसको सराहना बनता है, बहुत अच्छी काविश है क्योंकि अवाम डेडलॉक
ऊपर काफी बोझ पड़ चुका था बिजली के हवाले से। तो रियाज, चूंकि ये मुआहदे बिजली के हवाले से हुए हैं, तो इन मुआहदों से बिजली के शोबे में अगर मजमूई तौर पर बात करें तो कितने % बेहतरी आएगी? देखिए, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि एक इमारत बन रही है और हम ये कहें कि इस इमारत के बनने से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, तो एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। और हमने देखा कि तकरीबन 7 से 8 रुपए तक का जो रिलीफ था वो हमें नज़र आ गया। लेकिन इसके अलावा कहा यह जा रहा है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये इन द वर्क्स है, लिहाजा इस पर जो मिनिस्ट्री के लोग हैं कॉमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उनका कहना है कि 2 से 3 रुपए मज़ीद जो रिलीफ है वो हमें आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर दोबारा नजर आएगा। लेकिन अगेन ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ कंपनीज के साथ, जो बड़ी कंपनीज हैं, अभी ऑन गोइंग है ये प्रोसेस। उस पर उन्होंने हमें ज़ाहिर बात करने से भी मना किया है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर भी की हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप इस पर बात करते हो तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऑन गोइंग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन 3 से 6 रुपए का रिलीफ जो है वो अगले तकरीबन 6 माह के अंदर दोबारा भी मिल सकता है। यकीनी नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी को उसका रिलीफ मिलेगा। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है कि आइंदा अभी अप्रैल के बाद से गर्मियों का जो है वो एक किस्म का स्टार्ट हो चुका है। एयर कंडीशनर और पंखों का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब बिजली का जब बिल आपका बढ़ेगा तो ज़ाहिर टैरिफ ऑलरेडी जब हाई होता है तो एक प्रॉब्लम होती है। अब जब टैरिफ कुछ नीचे आ गया, फिर आगे हमें नज़र आ रहा है कि और भी टैरिफ नीचे आ सकता है। तो इससे एक आम आदमी के लिए रिलीफ जो है, उसके लिए एक मेंटल जो एक स्ट्रेस होती है, बिजली के बिल, एक यूटिलिटी बिल एक बहुत बड़ा मसला होता है। आम आदमी के लिए तो रिलीफ हो जाएगा। रियाज, मैंने खाली एक बहुत ये जो नया इकदाम लिया जा रहा है, क्या ये इकदाम मुस्तकबिल में पावर सेक्टर में शफाफियत और बचत की नई राहें खोलेगा? क्या हम ये उम्मीद रखें? ये बिल्कुल खोलेगा। और आज तक ऐसा होता रहा है कि डॉलर्स में इन कंपनीज को पेमेंट्स होती थी। अब डॉलर हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में इतना ऊपर गया, अब तो कुछ अरसे से 280 to 879 पे एक किस्म का फ्रीज हुआ हुआ है। ज़रा वो हुकूमत की काविशें, इदारों की कोशिशें हैं कि उसको फ्रीज किया हुआ है, वरना ये तो शायद 350 तक भी जा सकता है कई मुआशी माहिरीन के मुताबिक। लेकिन ये 280 पे अगर ये समहाउ अगर फ्रीज भी है तो, लेकिन इससे पहले ये होता था कि डॉलर्स में इन कंपनीज को पेमेंट्स की जाती थी। अच्छा। अब इन कंपनीज को पाकिस्तानी रुपए में पेमेंट की जाएंगी। अच्छा। अब ये एक ऐसी बहुत ही मजबूत तब्दीली है कि आज तक ये होता आ रहा है, दायरा पिछली हुकूमतें इसमें शामिल थी कि ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज थी कि डॉलर्स में पेमेंट हो रही है। डॉलर्स हमेशा हमारे यहाँ ज़ाहिर नीचे तो नहीं आ रहा था, ऊपर ही जा रहा होता था। तो जिसकी वजह से ये होता था कि यहाँ पे बैठे बिठाए उनको जो पेमेंट्स होती थी वो डॉलर्स में होती थी और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऊपर जाती थी। तो कौमी खजाने को जो है बैठे बिठाए नुकसान पहुंचता था। अब वो चीज कम से कम ये है कि जब पाकिस्तानी रुपए में होगी तो वो इतना ज्यादा उसका नुकसान नहीं होगा। जिस तरह हमने IMF का कर्जा देना होता है, हमने वर्ल्ड बैंक को कर्जा लौटाना होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कर्जा लौटाना होता है, वो डॉलर्स में देना होता है और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है जब रुपए की कदर गिरती है। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अब जब रुपए में हम इनको पेमेंट्स करेंगे, रुपीज में पेमेंट्स करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और जो स्टेट बैंक है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता था कि जब इनको हमने पेमेंट्स करनी है, टाइम करीब आ रहा है पेमेंट्स का, लेकिन अगर डॉलर्स में पेमेंट्स करनी होती थी ये एक दर्द-ए-सर होता था, क्योंकि इस पे ओवरऑल जो कौमी खजाना है, हमारे रिजर्व्स हैं, उस पे इसका असर पड़ता था। एक अच्छा खासा जो है डॉलर का फ्लाइट होता था, वो हमारे लिए दर्द-ए-सर बन जाता था। हाल ही में हमने चाइनीज़ को तकरीबन $1 बिलियन में हमने रीपे किए हैं, जो उनका कहना है कि रीफाइनेंस हो जाएंगे, लेकिन जब वो जाते हैं तो हमारे रिजर्व्स पे असर उसका पड़ता है। लेकिन अब जब ये रुपीज़ में पेमेंट्स होंगी तो हमारे रिजर्व्स पे उस तरह उसका इतना मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये वो एक हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी स्टेट बैंक के लिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है बहुत बड़ा रिलीफ है। मुस्तकबिल करीब के अंदर मजीद रिलीफ भी दिया जाए पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी तो IMF के साथ जो है मामलात तय पा गए हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह राजी कर लिया गया है। तो आने वाले वक्तों में क्या मजीद रिलीफ के हवाले से IMF को राजी कर लिया जाएगा? देखें, ये जब आपने दूसरा या तीसरा सवाल पूछा था कि IMF को कैसे राजी कर लिया है, हाँ। तो जब IMF के सामने हमने जब पावर मिनिस्ट्री के
लोगों ने, अवैस लगारी समेत अफसरान जो थे, ब्यूरोक्रेट्स, वो बैठे IMF की टीम के साथ, उन्हें जब ये सारी चीज़ें सामने उनके रखी तो उनको बताया कि जनाब ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि माजी में जिस तरह होता है, ये पॉलिटिकल बेसिस पे हम ये फैसला नहीं कर रहे कि जनाब लोग परेशान हैं या हमारा वोट बैंक का इशू है या पॉलिटिकल कैपिटल का इशू है तो हम ये जो सस्ता करने जा रहे हैं पर यूनिट बिजली, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमने इन तमाम जो IPPs थी तो इनके साथ हमने मुआहदे जो है वो रिवाइज किए हैं, उनके साथ MOU साइन किए हैं और उनके साथ बैठ के कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमने चीज़ों को रिवाइज किया है। जब आप असर नो जायज़ा लेते हैं तो जो सामने बैठे हुए जो पार्टी है, जो IPPs थी, उन्होंने कहा जनाब हमारे ये गिले शिकवे, हमने कहा हमारे ये गिले शिकवे, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ये डिटेल्स हमने IMF के सामने रखी और उसके बाद हमने उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस बेसिस पे आगे जा सकते हैं। तो आगे जब आने वाली, जब अगर हम चीज़ करेंगे, कुछ स्टेप लेंगे, IMF की टीम अगर उस पर एतराज़ आयद करती है तो हम उनके सामने ये जो मुआहदे हैं, MOUs हैं, इनकी डिटेल्स उनके सामने रखेंगे और उन्हें कहेंगे इसकी जो बेसिस है, अगर हम 2 से 3 रुपए मजीद कम करना चाह रहे हैं यूनिट तो उसकी बिजली, उसकी बुनियादी वजह ये वो मुआहदे हम करने जा रहे हैं। तो हम उनके सामने जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखेंगे तो फिर हमें एक चीज़ है कि हम कन्विंस कर सकेंगे IMF को कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, उसकी बेसिस ये हैं। तो फिर ये वो चीज़ें हैं कि हमेशा जब आप उनके सामने कागजात रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि जब भी ये आगे जब रिलीफ होगा तो जब ये चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रखा जाएगा, तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि IMF इस पे बिल्कुल रियाज, देखा जाए इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो पावर कंपनीज और हुकूमत के दरमियान कुछ क्लैश रहा है। तो इस नजरसानी अमल से पावर कंपनीज और हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो माजी में हमने देखा 1 साल पहले तक एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और IPPs जनाब पैसे ले रहे हैं और घर बैठे उनको मिल रहे हैं, बंद IPPs को भी पैसे मिल रहे हैं और ज़ाहिर है पूरी ज़ाहिर और किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक उसमें सच्चाई भी थी। कई ऐसी कंपनीज थी कि जिन्होंने अपने पावर प्लांट शट किए हुए थे, लेकिन चूंकि मुआहदा था, मुआहदे के तहत हुकूमत पाबंद थी और इसमें ज़ाहिर है हमारी सियासतदान भी शामिल थे, हमारे अशराफिया के लोग शामिल थे। तो हमने देखा कि जो गौहर साहब हैं, एजाज गौहर, और उन्होंने जब ये चीज़ हाईलाइट की मीडिया पे और ये सारा सिलसिला हुआ तो उसके बाद हुकूमत इन कंपनीज के साथ बैठी और कुछ कंपनी के साथ ऑलरेडी इस वक्त बातचीत चल रही है और इन तमाम चीज़ों को रिवाइज किया गया, देखा गया और उन्हें बताया गया कि हकीकत पसंदी से काम लिया जाए। आप अवाम और हुकूमत के दरमियान जो इमरानी मुआहदा है, एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका जब आपकी जब IPP बंद है, ठीक है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, लेकिन लेट्स सिट एंड इसको हम जो है वो रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद जब ये कंपनीज बैठी तो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था, आपने जो सवाल पूछा कि जो एक बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से बहुत ही अच्छा एक इकदाम लिया है और जब कोई अच्छा इकदाम लिया जाए उसको सराहना बनता है, क्योंकि देखा जाए तो इतने मुश्किल हालात के अंदर भी हुकूमत की जानिब से अपनी आवाम को रिलीफ दिया गया है। ना तो इलेक्शन आ रहे हैं और ना ही हुकूमत को जाने का खौफ है, उसके बावजूद IMF के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के हुकूमत को इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है। इस हवाले से हम अपनी हुकूमत को सराहते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे हम कि DI खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात स्टोर से निकाली गई हैं। आला अफसरान को कानो कान खबर नहीं हुई है। बाद में जब इल्म हुआ तो पता चला कि अद्वियात स्टोर के बजाय लॉन्ड्री में पड़ी हुई हैं। इस वक्त अस्पताल इंतजामिया हरकत में आई और 4 अहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इस बारे में हमें हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश तफसीलात से आगाह करेंगे। तो मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि असल स्टोरी क्या है। शुक्रिया फरजाना। दरअसल ये स्टोरी जो है ये तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मतलब एक अस्पताल से कोई एक शॉपर नहीं, एक कार्टन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की अद्वियात है
और अगर आप स्टोर की विजुअल देखें तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये स्टोर भरा हुआ था और ये अद्वियात निकलती हैं अस्पताल के मेन स्टोर से। और फिर अजीब बात यह है कि स्टोर से जो अद्वियात निकलती हैं वो लॉन्ड्री भी जाती हैं। अब लॉन्ड्री का अद्वियात के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो वहाँ के जो अफसरान हैं, वहाँ के महकमे सेहत के जो अफसरान हैं, उनकी समझ में भी नहीं आती। हुआ ये है कि ये करोड़ों रुपए की 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात थी, ये इस स्टोर में पड़ी हुई थी और भी उसमें अद्वियात मौजूद थी। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात हैं ये स्टोर से निकाली गई। फिर जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं उसका मौक़िफ़ किया है कि ये उन्होंने खुद छापा लगाया लॉन्ड्री पर, तो उससे पता चला कि इस लॉन्ड्री में ये 1.5 करोड़ के अद्वियात रखी हुई हैं। और हुआ ये था कि इन अद्वियात को उसी रोज़ लॉन्ड्री से भी बाहर मुंतकिल होना था और शायद किसी पे ये बेच दी गई थी या बेचा जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी मकदार में जो अद्वियात हैं उसको निकालना और फिर लॉन्ड्री में रखना और फिर लॉन्ड्री से निकाल सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये बताएं ना, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ ये सुन के ही। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा स्टोर है जिसमें करोड़ों रुपए की अद्वियात पड़ी हैं, उस स्टोर से जब अद्वियात निकाली गई तो जाहिर है शॉपर्स में तो नहीं लेके गए होंगे ये इन अद्वियात को, तो लोग लॉन्ड्री तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई वो अद्वियात? फरजाना, ये आपका जो क्वेश्चन है वैलिड इसलिए भी है कि जितनी भी अस्पताल हैं और खुसूसन जो सरकारी अस्पताल हैं और फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ। अब वहाँ पे कैमरे मौजूद क्यों नहीं थे, ये तो जाहिर है ये जो मुलाजिमीन है उनसे नहीं पूछना चाहिए, बल्कि अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं ये तो उनसे सवाल बनता है कि जहाँ पे CCTV कैमरों की ज़रूरत है वहाँ पे रिकॉर्ड से इस्तेफादा क्यों नहीं किया गया। अगर वो CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। इसका जिम्मेदार तो न कोई IT वाला है न कोई इंजीनियर है, बल्कि वो शख्स जिम्मेदार है जो अस्पताल के सारे इंतजाम को कंट्रोल करता है। वो बोर्ड जिम्मेदार है जो इस वक्त वहां पे हुक्मरानी कर रहा है। अगर उनको ये तक नहीं पता चला और वो अभी इंक्वायरी के इंतजार में है कि ये स्टोर से अद्वियात किस तरह निकल के लॉन्ड्री में पहुंच गई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर लॉन्ड्री में ये अद्वियात आती ही रख दी गई थी तो ये भी गफलत है, वो हाँ। स्टोर क्यों नहीं पहुंचाई गई? तो ये ऐसे सवालात है जिसका जवाब देना भी रहता है। और जो अस्पताल इंतजामिया है वो कहना यह है कि उन्होंने ना तो हमें शायद समझ भी आती मुमताज, यहाँ तो बिल्कुल ही कहाँ लॉन्ड्री और कहाँ स्टोर रूम दोनों का कनेक्शन ही नहीं बनता है, तो मतलब वहां पर पहुंचाई गई है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। हाँ बिल्कुल, बल्कि अस्पताल इंतजामिया खुद ही तस्लीम कर रही है कि ये अद्वियात निकाली गई थी, लॉन्ड्री में इसलिए रखी गई थी कि एक थर्ड पार्टी पे इसको बेचा जाए और अस्पताल से इसको निकाल दी जाए। और वो ये इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सब सरकारी फंड से ली गई अद्वियात थी जो अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी और वो मरीजों को देनी थी, लेकिन वो वहाँ से निकाल के लॉन्ड्री में पहुँच गई। मतलब इस बात के तो इन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये कहीं और के अद्वियात नहीं है बल्कि इसी स्टोर के अद्वियात है। और 1.5 करोड़ की अद्वियात बहुत बड़ी चीज़ है, जाहिर है उसका उधर पहुँचना और फिर वहाँ से उसको निकाले जाने की जो बात हो रही है कि निकाला जा रहा था, तो ये तो ऐसी बात है कि ये समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन फरजाना इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अस्पताल इंतज़ामिया का कहना यह है कि इस सिलसिले में जो ही उनको पता चला तो फौरी तौर पर जो स्टोर कीपर था उस स्टोर का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में असिस्टेंट स्टोर कीपर था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर वो जो लॉन्ड्री का इंचार्ज था उस बेचारे को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा और एक और क्लास 4 मुलाजिम है उसको भी धर लिया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्लास 4 मुलाजिमीन अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या स्टोर कीपर जो कि अफसर ग्रेड का नहीं होता, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो क्या वहाँ के अफसरान इतने सोए पड़े हैं कि उनको पता ही नहीं चलता और अद्वियात गायब हो जाती हैं? ये तो इससे पहले पता नहीं कितने करोड़ जाहिर है मुमताज, जब तक किसी बड़े की पुष्पनाही या आपके हाथ पे उसका आशीर्वाद, आपके सर पे उसका आशीर्वाद ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये जो काम किया गया है ये एक दिन का काम तो है नहीं। तो लेकिन जो स्टोर से अद्वियात निकाली गई हैं और जो स्टोर में मौजूद हैं उसकी कोई इन्वेंट्री बनाई गई?
नहीं, अगर इन्वेंट्री मौजूद होती तो शायद फिर इंक्वायरी की जरूरत ही ना पड़ती। उस वक्त ये बता देते कि स्टोर में इतनी अद्वियात मौजूद थी और इतने अभी उसमें नहीं है, इतने कंज्यूम हो चुकी हैं, इतने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पड़ी हैं और इतना उनका जो स्टॉक है वो ये रिकॉर्ड है। हालांकि इन्वेंट्री हर अस्पताल में जो रखी जाती है उसका बाकायदा तौर पे रोजाना की बुनियाद पर उसको अपडेट किया जाता है और जो मेडिसिन निकलती है उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, लेकिन वहां पे कोई इस किस्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिसकी बिना पर यह कहा जा सके उस हवाले से भी किसी किस दिन कितनी अद्वियात निकली। पूछा गया कि भाई उसकी इन्वेंट्री क्यों नहीं बनाई गई? नहीं, ताहाल जो तफसीलात हैं जो सामने आई हैं उसके मुताबिक किसी पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई कि जो अद्वियात स्टोर से निकाली गई उसका असल जिम्मेदार कौन है। और अगर फर्ज किया ये शुरू में अक्सर औकात ये गफलत का नाम देते हैं, अगर ये गफलत भी है तो फिर गफलत किसकी है? क्या ये क्लास 4 की गफलत है? क्या ये लॉन्ड्री वाली की गफलत है कि लॉन्ड्री में क्यों पहुंच गई? मतलब बजाय इसके कि वो उन लोगों को मुर्द इल्जाम ठहरा दें कि जो स्टोर से इसे निकालने के जिम्मेदार हैं, उस बंदे को ये मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि जहां पे ये स्टोर कर दी जाती है। स्टोर तो तभी हुई जब उधर से चोरी हो गई। जब चोरी हो गई तो चोरी किसने की? चोरी में कौन मुलव्विस है? सबसे पहले तो उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए था। उसके बाद फिर अगर सहूलतकारी में लॉन्ड्री के जो मुलाजिमीन हैं, जो के क्लास 4 मुलाजिमीन हैं, अगर उनको शामिल कर दिया जाता तो चलो फिर भी बात बनती थी। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं वो लॉन्ड्री वाला इसमें जिम्मेदार है क्योंकि उसने स्टोर किया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जिम्मेदार तो वो है कि जो चोर है। और यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि चूंकि करोड़ों की अद्वियात जो हैं वो गायब हो गई, उनको लॉन्ड्री में रख दिया गया, मामला हाईलाइट कैसे हुआ? कैसे ये मामला सामने आया? कहा यह जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है उसने खुद उसको विजिट किया था। उसको किसी ने बताया था कि 1-2 दिनों में कुछ हो रहा है और कुछ अद्वियात जो है वो गायब हो रही हैं। तो उनका जो दावा है वो ये है कि उन्होंने टिप ऑफ इंफॉर्मेशन पे वहां पे छापा लगाया और जब छापा लगाया तो लॉन्ड्री में करोड़ों मलियत की ये अद्वियात पड़ी हुई थी। अब लॉन्ड्री में ये अद्वियात पड़ी हुई थी और उससे पहले कि जब स्टोर की गई, क्या उनको पता नहीं चला या वो उसका टाइम दे रहे थे, टाइम गेन कर रहे थे कि ये पहले ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन वहां पे स्टोर कर दे, उसके बाद उनको उधर लिया जाएगा। बहरहाल ये उसने कुछ नहीं बताया और ना ये बताया है कि जो अद्वियात है वो किस तरह स्टोर से निकाली गई और किस तरीके से वहां पे पहुंचा दी गई। लेकिन अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं और जो मुकदमात में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और जो हमारी उनसे बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि ये उन्होंने खुद छापा लगाया और इस छापे के दौरान ही उन्हें मालूम हुआ कि अद्वियात जो है स्टोर की बजाय लॉन्ड्री में पड़ी हैं। तो मामला कुछ इस तरह से था। अच्छा मुमताज, कितने अरसे से ये लॉन्ड्री में पड़ी थी? क्योंकि आखिर अस्पताल की एक जगह है, क्या लॉन्ड्री के अंदर कोई अस्पताल का दीगर अमला वहां पर नहीं गया? जाहिर है लॉन्ड्री में एक बंदा काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारे मुलाजिमीन होते हैं जो रोजाना की बुनियादों पे आते हैं। वहां पे लॉन्ड्री का अपना काम भी होता है। तो जाहिर है ये कोई 1 कार्टन 2 कार्टन तो थे ही नहीं, एक कोने में रख दी जाते और लॉन्ड्री पूरी की पूरी भरी हुई थी और उसके बावजूद ये काम होता रहा। तो सवाल तो ये भी है कि वहां पे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या लॉन्ड्री ऐसी एक खुफिया जगह पे बनी हुई है कि जहां पे किसी का आना जाना ही नहीं है, या वो लॉन्ड्री का भी कोई इंचार्ज अफसर ही नहीं है कि जो कम से कम ये क्या देख सके कि लॉन्ड्री में क्या हो रहा है? और फिर वो लॉन्ड्री और स्टोर का जो फासला है वो भी काफी है। तो उधर से जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है वो कैसे हुई है? क्या एक डब्बा लेके आए हैं या कोई वो है? लेकिन चूंकि आपने वो टाइम का जो जिक्र किया है कि कितने टाइम में ये किया गया है, तो अस्पताल के जो डायरेक्टर है वो उनका कहना यह है कि ये जो अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है इनको 2 महीने हो गए, तो ये इससे पहले के अरसे की हैं और ये जो इंटरिम सेटअप था तो उसके दौरान ये सब कुछ हुआ है। इंटरम सेटअप चूंकि सालों पर मुश्तमिल नहीं था, थोड़े अरसे के लिए था। इससे पहले जो था वो परमानेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर एक मौजूद था और उसके बाद जो वहाँ पे सेटअप बनाया गया था उसमें इंटरम सेटअप के जरिए ये काम होता रहा। लेकिन बात यह है कि ये सालों साल अद्वियात को स्टोर इसलिए भी नहीं रखा जा सकता फरजाना कि स्टोर की ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत होती है उसके एक्सपायर होने की वो 6 महीने, 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल होता है। तो अगर 2 साल तक वो लॉन्ड्री में उसको रखते हैं तो जाहिर है फिर उसको कौन लेगा? एक्सपायर मेडिसिन तो कोई नहीं खरीदता। इसका मतलब और ना फिर 5-6 महीने वाले उसे वहां से हटा दिया जाए। मुमताज, इस तमाम मामले को सामने लाने के लिए
हमने अस्पताल के डायरेक्टर जो हैं ताहिर गंडापुर साहब, उनसे भी रुजू किया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस अस्पताल में होने वाले घपले की निशानदही तो आपने खुद कर दी है, क्या और भी कोई बेकायदगी वहां पर मौजूद है? जब बोर्ड खत्म हो रहा था उस टाइम हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट उसके अंदर 1 अरब 27 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। जब ये इंटरम सेटअप आया और जब गुजरा टाइम, इस पे टाइम लैप्स हुआ, तो जब हमारा बोर्ड दोबारा से यानी कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उस अकाउंट के अंदर हमारे पास 2,17,000 रुपये पड़े हुए थे और साथ में हमारे पास 60 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ भी हो गई थी। तो इसी असना में हमने खुद पर्सनली मैंने नैब को कंसर्न किया एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन BOG एंड CM KPK कि आप नैब से भी कंसर्न करें, आप एंटी करप्शन से भी करें और आप DG ऑडिट से भी करें। और इनकी थ्रू प्रॉपर टीम्स, हमारे पास 3 टीम्स नहीं 7 टीमें आने वाली हैं जी, जिनमें से एक नैब भी हो चुकी है, स्पेशल ऑडिट भी आ चुकी है। तो वो इन पे सब काम कर रहे हैं कि ये पैसे कहाँ गए। डॉक्टर साहब, हमें कि अद्वियात के गायब होने के मामले में निचले ग्रेड के मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्या कोई अफसर भी इसमें मुलव्वस हो सकता है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया गया है और उन पे भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, उनके ऊपर भी जो ऑडिट पैरास आए हुए हैं उनमें वो बिल्कुल उनको डायरेक्ट हिट किया गया है कि आप लोग इस चीज़ का जवाब दें कि ये पैसे कहाँ से गई है, ये कहाँ आपने परचेज़ की, ये कौन सी प्रोक्योरमेंट आपने की है। वो इस चीज़ में ट्रैप हैं जी और उस पर काम हो रहा है। और बाकी जो ये हमारे स्टोर कीपर हैं और क्लास 4 हैं, ये सहूलतकार थे जी, इन्होंने बताने की जहमत भी नहीं की कि ये ड्रग्स यहाँ से मूव हो रही हैं या नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुमताज़, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, जैसा कि अस्पताल के डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये बेकायदगी तो लगता है काफ़ी अरसे से हो रही है, और क्या समझते हैं ऐसी भी बेकायदगी को जो किया जा रहा है, उस बेकायदगी को कैसे रोका जाएगा? जी फरजाना, ये तो उसने भी बल्कि खुद एक और इंकशाफ भी किया और हमारे DI खान के OS आ रहे हैं अब्दुल्ला जान, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की है जिसकी डॉक्टर साहब ने तस्दीक भी कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि पिछले चंद साल में 1 अरब 27 करोड़ रुपए की बेकायदगी हुई है और इसका बाकायदा तौर पे इसकी निशानदेही उन्होंने कहा था कि नैब इसकी इंक्वायरी भी कर रहा है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि 1 अरब 27 करोड़ रुपए जो है वो अकाउंट में मौजूद थे जब पिछला जो मुस्तकिल बोर्ड ऑफ गवर्नर था उस वक्त ये मौजूद थे, और फिर जब इंटरिम सेटअप आया तो उसके बाद जब फिर नए बोर्ड ऑफ गवर्नर 2 महीने हुए हैं ये तकरीबन इन्होंने चार्ज लिया है, तो उसके बाद जब अकाउंट चेक किया गया तो सिर्फ मेरा ख्याल है वो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि 1,17,000 के करीब इस तरह से कोई फिगर उन्होंने बताए कि वो पैसे मौजूद थे। तो कहाँ 1 अरब 27 करोड़ रुपए और कहाँ 1,17,000 रुपए, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और फिर इसकी अद्वियात से ज्यादा इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर कहना उनका यह है कि 66 करोड़ रुपए लाइबिलिटीज थी जो उन्होंने वो पे किए, उसके अलावा मतलब अकाउंट में पैसे भी नहीं और फिर लाइबिलिटी भी है। मतलब ये तो होना तो ये चाहिए था कि अगर ये जस्टिफाई करते कि भाई 1 अरब रुपए चले, इसमें 66 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटी थी वो उन्होंने पे कर दी और फिर अकाउंट में थोड़ी सी कमी आ गई है। लेकिन अब अगर ये भी उनको मालूम है कि भाई 66 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटी है वो उससे पे नहीं हुई, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात यह है कि 1 अरब रुपए में से वो जो अमाउंट जो खर्च की गई है, चलो ठीक है अस्पताल के अगर वेलफेयर पे भी खर्च की गई तो उसका हिसाब किताब क्यों मौजूद नहीं है? बिल्कुल। हमारे वो जो हिसाब था उसका कहना यह था कि उसका उनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बाकायदा तौर पे अब ऑडिट का हुक्म भी दिया गया है कि वो इस अमाउंट की मतलब जब से 1 अरब 27 करोड़ रुपए मौजूद थे उससे लेकर उस वक्त तक जब अकाउंट में सिर्फ 1,17,000 रुपए रह गए तो उसका ऑडिट करें कि ये पैसे कहां कहां खर्च हुए जिसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। जो मामला तो सामने आया, अस्पताल का कितना अमला इसमें मुलव्विस पाया गया और कितने के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया है? अच्छा, ये फरजाना ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी ये जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है उसको मैं जो सुन रहा था उसने ये कहा है कि जो मतलब स्टोर कीपर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, 2 क्लास 4 मुलाजिमीन है, जिस तरह के मैं शुरू में बता चुका हूं, तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि गिरफ्तारी की गई है। तो जब उनसे आपने ये पूछा कि कोई उसकी जो पुष्पनाई करने वाला है वो भी मौजूद है, तो उसका बड़ा अजीब सा जवाब था कि नहीं, एक डायरेक्टर फाइनेंस है उनको मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। पहली बात तो यह है कि मुअत्तल करना कोई सजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी के बगैर अगर आप किसी को मुअत्तल करते हैं तो कल अदालत चला जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अभी तक इंक्वायरी तो अगर स्टोर है, स्टोर में चीजें मौजूद हैं, तो अभी तक
जो दाल में कुछ काला है वो सामने क्यों नहीं आया। हाँ। ये सारी ऐसी बातें हैं कि इस पे हॉस्पिटल डायरेक्टर को भी जवाबदेह होना है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो नया बनाया गया है उनका जाहिर है उन्हें तो चूंकि बाहर से लोग आते हैं तो उनको ज्यादा अता पता मालूम नहीं होता, अस्पताल का सेटअप भी मालूम नहीं था, लेकिन इन 2 महीने में उनको पता चल गया होगा कि अस्पताल में अद्वियात कैसे आती हैं और कैसे डिस्पोज ऑफ होती हैं, कैसे अस्पताल के वार्ड्स को दी जाती है, मरीजों को दी जाती है। तो अब तक तो ये मामला क्लियर होना चाहिए था कि ये जो 1 अरब रुपए की जो बात है, जो इसमें बेकायदगी के बारे में कहा जा रहा है, और फिर जो 1.5 करोड़ की जो अद्वियात जो गायब हो गई हैं, तो इसका जो तरीका वारदात था वो क्या था, और इसमें किसी अफसर को मुअत्तल करना कोई बात नहीं है। अब अगर इंक्वायरी की बात की जाए कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी तो इन्होंने 7 इदारों को दी है, नेप के अलावा 6 और इदारे भी हैं जिसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें एंटी करप्शन भी शामिल है। क्या एक इदारा भी अभी तक इंक्वायरी को तकमील तक नहीं पहुंचा सका, और अगर नहीं पहुंचा सका तो इंक्वायरी जब मुकम्मल होगी तो बाद में हाईकोर्ट में हुकूमतें जब बदल जाती हैं या फिर निगरान हुकूमत आती है तो ऐसी हुकूमत कई दफा होता है कि अपनी मुद्दत से ज्यादा वक्त गुजारती है, तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। क्या समझते हैं आप कि इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर है फिर? फरजाना, ये हमारी जमहूरियत के का जो निज़ाम है ये उसकी बदकिस्मती है। हमने निगरान सेटअप हम ला रहे होते हैं और 3 महीने का टाइम देते हैं, और फिर वो सालों साल उसमें रह लेते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। ना तो वो इलेक्टेड लोग हैं कि वो अवाम उनका एहतिसाब करें, ना कोई और तरीक़ाकार है। यही तो हमारी सिस्टम में ये नकाइस हैं कि आखिरकार उनको भी तो पूछना चाहिए। अब जो हुकूमत आती है वो सारा जो मलबा है वो निगरान हुकूमत पर फेंकेगी। अब निगरान हुकूमत में कौन है कि जो उसका जवाब दे कि नहीं ये हमने नहीं किया, ये फलां नहीं किया है। तो ये भी एक अलमिया है। और दूसरी बात ये कि ये अगर इंक्वायरी होती भी है और किसी को वो मुर्द इल्जाम ठहराती भी है, तो वो बंदा तो या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑफिसर्स है, वो तो चले जाएंगे हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है और मुख्तलिफ इदारे हैं। देखा जाए तो बड़ी ही हैरानगी की बात है कि करोड़ों रुपए की अद्वियात जो है वो चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इधर उधर कर दी जाती हैं, और इस तमाम के हवाले से डायरेक्टर साहब भी जानते हैं, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, उसके बावजूद भी उन अफसरान के खिलाफ, उस अमले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से थोड़ा सा हमें संजीदा होकर सोचना चाहिए कि किस तरह से इनको पकड़ा जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब चलते हैं हम आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की जानिब। तो पाकिस्तान स्टील करप्शन केसेस का 16 साल बाद ड्रॉप सीन हो गया है। नैब ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ अपीलें वापस ले ली हैं, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्तें भी खारिज कर दी हैं। अदालत आलिया में पाकिस्तान स्टील मिल्स में करप्शन केसेस की समाअत हुई थी। इस सिलसिले में नैब ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल की बरियत के खिलाफ दायर 4 अपीलें वापस लेनी थी। अपीलें सिंध हाई कोर्ट से वापस ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा से। शाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये सारा मामला है क्या? 16 साल बाद यही ड्रॉप सीन होना था क्या? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो बड़े पैमाने पर तहकीकात हुई और पाकिस्तान का एक फ़ायदामंद इदारा स्टील मिल जो है वो बंद हो गया, और उसके बाद जो करप्शन हुई वो भी साबित नहीं हो सकी और कोई इदारा साबित कर भी नहीं सका। और जो 16-17 साल से तहकीकात, रेफरेंसेस और मुल्ज़मान की जो पेशियाँ चल रही थी, नैब ने अचानक वो भी बंद कर दी। और बाकायदा तौर पर लेटर लिख कर जो है जो पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है उनको लिख दिया है कि उन्होंने जो मुल्ज़मान, चाहे वो साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब थे या दीगर, उनके खिलाफ जो है तहकीकात बंद कर दी गई हैं। उसमें इब्तिदाई तौर पर ये जो वाक़या पेश हुआ था 2009 का वाक़या है। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एक अखबार के आर्टिकल के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था, और आज खुद नोटिस लेने के बाद FIA को जो मुलविस मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। 2012 तक जो है वो तहकीकात चलती रही, और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि उनकी एक रिपोर्टेड जजमेंट भी है उसमें लिखा है कि जो मुल्ज़मान को, जो असल मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद फिर जो दीगर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी कार्रवाई ना होने के बराबर थी। तो FIA से जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने तहकीकात लेके नैब के सुपुर्द की, और नैब ने भी कमाल ये किया कि कराची की एहसाब अदालत में पहले इब्तदाई तौर पर 4 से 6 रेफरेंसेस दायर किए थे, और उन्हीं मुल्ज़मान को जो ऑर्डर रिपोर्ट भी कहें आप, जो भी तहकीकात थी जो FIA ने पहले से कर रखी थी उसको आगे बढ़ाया और मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 4 रेफरेंसेस पर फैसला हुआ, उसमें तमाम मुल्ज़मान बरी हो गए। नैब भी किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। कराची
कराची की हिसाब अदालत में, और उस जो बरियत का फैसला था मुल्ज़मान की, उस बरियत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जो कि एक तवील अरसे से जो है वो कुछ अर्सा पहले तक ये चल रहा था। उस दौरान जो है जो लेटर सामने आया नैब का, जो कि आप खुफिया लेटर भी कह सकते हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया कि जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस उमर सियाल उसकी सरबराही कर रहे थे, उनको बताया कि ये हमने रेफरेंसेस और उसके बाद जो अपीलें हैं एहसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ ज़ेर समाअत हैं वो वापस ले रहे हैं। तो वो जो हैरानकुन इंकशाफात थे वो ये था कि जो तहकीकात थी उसमें जो है वो चूँकि SOPs अब मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है वो करेगी, अब नया बेस में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, यानी कि मोइन आफ्ताब थे या कोई और, उनके खिलाफ किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन थी, इंक्वायरीज थी, रेफरेंसेस थे, अपीलें थी या जितने भी ज़ेर समाअत केसेस थे वो वापस ले लिए गए। अच्छा, इसी 2016 में भी कुछ जो है वो नैब ने 2 मजीद रेफरेंसेस भी दायर किए थे और 2024 में भी कुछ कार्रवाई की गई थी। तो उसमें भी जो कराची की हिसाब अदालत है उन्होंने स्टील मिल करप्शन केस के जो रेफरेंसेस थे वो नैब को वापस कर दिए थे कि उसमें वो फॉल नहीं कर रहे थे। तो इस तरह जो एक बड़ा स्कैंडल था, आप कह सकते हैं कि 16 साल बाद ड्रॉप स्विंग हुआ है और 16 साल बाद ना तो करप्शन साबित हो सकी और ना ही जो है वो मुल्ज़मान को सजा हो सकी, करप्शन साबित हो सकी, अपीलें वापस हो गई, दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। जो है बराजमान है और जो रिटायर हो चुके हैं वो भी स्टील मिल से जो है वहाँ पेंशन भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा शाहिद, स्टील मिल जो है इस तमाम मामलात के बाद अब किसकी नज़र होगी है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि स्टील मिल जो है वो किसकी नज़र हुई है। अब चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल रहती है तो एक अखबार के आर्टिकल के ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया, सोमोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो स्टील मिल आप यूं भी कह सकते हैं कि सोमोटो की नज़र हो गया। स्टील मिल चूंकि मुल्क में क्या जो दुनिया भर में महंगाई का उस वक्त 2009 में भी अरूज था, तो इनके ऊपर जो मुल्ज़मान थे, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए FIA की तरफ से या नैब के जो रेफरेंसेस थे उसमें यह था कि मुल्ज़मान ने जो ताजिर थे जो स्टील मिल से स्क्रैप खरीदते थे, तो उस वक्त जब महंगाई थी तो उस वक्त वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे। और उसके बाद जब ग्लोबल जो रेट थे स्टील के वो उसके कम हुए तो फिर मजबूरन पाकिस्तान स्टील मिल को भी रेट कम करने पड़े थे। तो उसके बाद फिर उन मुल्ज़मान ने सस्ते होने के दौर में फिर उन्होंने खरीदारी ज़्यादा करने के बजाय कम की। ये इस किस्म के इल्ज़ामात भी थे जो प्राइवेट ताजर भी थी उनके ऊपर भी जो स्टील की खरीदारी करते थे स्टील मिल पाकिस्तान से, तो उसमें जो है इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए। तो लेकिन जो बुनियादी तौर पर जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, यकीनन पाकिस्तान स्टील मिल एक बहुत बड़ा इदारा है और था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अगर FIA कर रहा था या उसके बाद फिर नैब ने की, तो असल मुल्ज़मान कौन होते हैं? या तो ताजर तो नहीं है कि बाहर से जो खरीदारी करने के लिए आ रहा है, बिजनेसमैन जो स्टील खरीद रहा है वो, बल्कि अफसरान मुलविस हो सकते हैं, इवन के मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो उस वक्त जो है वो आम लोगों को तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उनको इसका एक भेंट चढ़ा दिया गया तहकीकात की और उसके बाद मुल्ज़मान बनाकर उनको अदालतों के चक्कर कटवाए गए, लेकिन असल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो सकी। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रैक्टिस थी वो भी सोमोटो वाली वो भी फेल हो गई और उसके बाद फिर जो 2 इदारों ने बड़ी तहकीकात की। अब यूं कह सकते हैं अरबों रुपए की रिकवरी के लिए अपने पैसे लगे। तो वो शख्सियात जो स्टील से वाबस्ता है या कारोबारी अफराद का स्टील मिल के खिलाफ कितना नुकसान हुआ और अब वो अफराद जो है वो किस हालत में है? देखें, जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि चूंकि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, अब पाकिस्तान में तो 2-4 चीज़ें चलती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अब एक सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस है और उसके बाद फिर इतनी बड़ी करप्शन है, तो अगर मुल्ज़मान को सजा भी होगी तो इसमें इस सारे ट्रायल प्रोसीडिंग में कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे, और अगर मुल्ज़मान को बचना भी है या उसके बाद बरियत भी होती है तो तब भी 10 से 12, यानी कि एक कैरियर एक आदमी का, एक अफसर का उसमें लग जाता पूरा। तो उस वक्त भी जो हमें लोग बताते हैं, आज भी जो मुख्तलिफ जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके करीबी लोग जो हमें बताते हैं कि कई कारोबारी शख्सियात के खिलाफ जब तहकीकात का आगाज किया गया तो मुबैना तौर पर उन्होंने उस वक्त भी रिश्वत दे की जान इसलिए छुड़वाई कि आगे अगर हम इस रेफरेंस का सामना करने के लिए कि जी हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया तो उससे हमारे 10 से 12 साल लग जाएंगे। तो 20-25 लाख रुपए मुबैना तौर पर उन्होंने रिश्वत अदा की और उसके बाद जो लोग बच गए थे, ताजर जो खरीदारी करते थे या जो सरकारी अफसरान थे स्टील मिल के, उन्होंने तकरीबन एक आदमी ने 40-50 लाख रुपए अपनी अदालतों में केसेस की पैरवी, पेशियां, जमानतें, वकीलों की जो उन्होंने हायर किए, जो वकील उनकी केसेस की पैरवी करते थे उनके, इसी तरह एक आदमी ने 40-50 रुपए खर्च कर लिए, यानी कि अरबों खरबों रुपए जो है वो लूटा गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे जो नैब ने अपना खुद पैसा लगाकर रिकवरी के लिए जो कोशिश की थी देखा जाए तो अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो खरबों की करप्शन है, खरबों की करप्शन को साबित करने के लिए उस पे करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, तो आखिर जो करोड़ों रुपए लगाए गए हैं उसके बदले वापस कितने आए हैं?
कोई टका नहीं आया, टका भी नहीं आया, मुल्ज़मान को सजाएं भी नहीं हो सकी। अब एक शरीफुद्दीन ने जैसे मिसाल के तौर पर करप्शन की थी और पकड़ लिया अजीमुद्दीन को, तो अब अजीमुद्दीन ने तो ना करप्शन की थी ना ही उसने कोई इसमें मुलविस था, तो असल जो करने वाला था वो तो शरीफुद्दीन था। तो अब जो उस वक्त भी मुल्ज़मान के खिलाफ जो एफआईए ने कार्रवाई करनी थी या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नैब को तहकीकात दी गई, तो उन्होंने शरीफुद्दीन के बजाय उन्होंने अजीमुद्दीन को पकड़ के रखा। तो अजीमुद्दीन ने करप्शन की नहीं, वो 10-12 साल के बाद हिसाब अदालत से वैसे बरी हो गया, लेकिन जो असल था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो यानी कि जो अरबों रुपए या खरबों रुपए की करप्शन लूटने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई नैब की जानिब से, तहकीकात, इंक्वायरियां और आना जाना, पेशियां, इस तरह पूरा अदालती वक्त भी ज़ाया हुआ, पूरी प्रोसीडिंग और सील मिल क्या हासिल हुआ? 16 साल हमें केस चलाने का फायदा क्या हुआ? 16 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है शायद, और इतना लंबे अरसे तक ये केस चलाया, एट दी एंड उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। आखिर जब केस किया गया था तो कोई ना कोई ठोस शवाहिद, कोई ना कोई ठोस सबूत तो पेश किए गए होंगे। जो केसेस, ये चूंकि अपीलें होती हैं, नैब की जो सरकारी अपीलें थी वो मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ थी। अगर हम ये कहें जी एहतसाब अदालत ने उनको सजाएं दी थी, करप्शन साबित हो गई थी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मुल्ज़मान ने अपीलें की थी, ऐसा नहीं है। एहतसाब अदालतों में जो रेफरेंस समाअत के लिए गए थे, वहां पर जो पूरा 3, 4, 5, 6 साल की प्रोटेस्ट चली वहां पर चेयरमैन मोइन आफ्ताब और दीगर के खिलाफ, तो वहां से भी वो बरी हो गए थे। उन बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी थी, यानी कि करप्शन वहां साबित नहीं हो सकी जो रेफरेंसेस से। तवील प्रोटेस्ट के बाद फिर ये जो लास्ट मंथ का एक लेटर सामने आता है जो पब्लिक देख भी रही होगी, वो खुफिया लेटर है। उसमें उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ जो प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि आप एसओपीज बनाएं कि मुस्तकबिल में किसी किस्म की करप्शन ना हो। लेकिन जो हो चुका है उस हवाले से कोई साबित कुछ नहीं हो सका। यानी स्टील मिल बंद हो गई, अफसरान और इस तरह जो लोग थे, कारोबार, ताजिर, स्टील का पूरा कारोबार तबाह हो गया। तो उसमें जो है वो जो मुलविस थे उनके खिलाफ असल के खिलाफ कार्रवाई नहीं, और जिनके खिलाफ की उसमें भी साबित नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर ये सारी अदालती कैरियर, नैब का टाइम, अदालतों का वक्त और इसका पूरा निजाम जो था वो सारा तहस नहस हो गया। और अब वो सारे हाथ खड़े कर लिए नैब ने कि जी अब ना तो कोई इंक्वायरी ज़ेरे समाअत है और ना ही हम इनके खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं। इसलिए नैब ने बाकायदा तौर पर हाईकोर्ट में जो अपीलें ज़ेरे समाअत थी वो भी वापस ले ली। अच्छा शाहिद, इतनी खरबों की करप्शन तो हो गई है, अगर अब की बात करें तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पैसा तो एक भी वापस नहीं आया। स्टील मिल बंद पड़ी हुई है। जो अफसरान अभी जो वहाँ ड्यूटियां करते हैं वो बंद स्टील मिल की ऊपर ड्यूटी करने के ऊपर जो क्या ड्यूटी दे रहे हैं शाहिद? मतलब एक तो स्टील मिल बंद है तो फिर किस किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम दी जा रही हैं? पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान है और इदारे हैं सरकारी, तो यकीनन ये इस उम्मीद पे कि कभी ये इदारा चल जाएगा, लेकिन फिल वक्त ये उम्मीद भी नज़र नहीं आती, क्योंकि हर वक्त आप ऐलान तो सुनते हैं कि जी स्टील मिल को बहाल किया जाएगा। हालांकि दुनिया में पाकिस्तान स्टील मिल का नाम था वो डूबी हुई है, इस वक्त जो है किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल शायद देखा जाए तो बड़े ही अफसोस की बात है कि इतना नाम बनाने वाली पाकिस्तान स्टील मिल आज वो बंद पड़ी है, लेकिन उसके नाम के ऊपर आज भी तनख्वाहें जा रही हैं। आखिर हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिसकी भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, किसी भी सियासी जमात की, तो ऐलानात तो सबकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकला। क्योंकि जिस तरह ये आगाज़ हुआ था 2009 में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आई, तब भी ये कार्रवाई जारी रही, फिर पीटीआई की आई, फिर जो है वो पीडीएम की हुकूमत रही, फिर अब मुश्तरका हुकूमत है, तो कार्रवाई किसी किस्म की नहीं हो सकी है। यानी कि जिस इदारे के ऊपर तकिया किया गया था कि जी पहले एफआईए असल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो असल मुल्ज़मान के खिलाफ उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर दूसरे इदारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तकिया किया, जी नैब जो है कार्रवाई करेगा और इनको सजाएं भी दिलवाएगा, लूटी रकम भी वापस लाएगा और इदारा भी बहाल हो जाएगा, वो भी नहीं कर सका। तो उसके बाद फिर यानी कि वो सारी प्रैक्टिस भी फेल हो गई। उसके बाद फिर मुल्ज़मान जो बच गए वो या तो अपनी कहते हैं किस्तें बचाते फिर रहे, या फिर उन्होंने भी अपने खुद को बचाने के लिए जो है वो वकला को फीसें दी, अदालती जो पेशियां भुगती और सारी। तो यानी कि जो उनका कैरियर था, अगर वो जो अच्छे ताजिर उस वक्त भी समझे जाते थे स्टील मिल बंद होने के बाद, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा भी पहुंच रहा था, वो फायदा भी बाहर से भी फायदा नहीं हुआ, स्टील मिल भी जीरो हो गई। और उसके बाद फिर जो ये सारी प्रैक्टिस की कार्रवाई थी, अदालतों का वक्त भी लगा, वो सारा ज़ाया हो गया। यानी कि लूप होल्स कहां पर मौजूद हैं? आपने कहा कि बहुत सी हुकूमतें आती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर पाती हैं कि स्टील मिल को चालू किया जाए, तो क्या वजह है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको फिलअप नहीं किया जा सकता?
सबसे पहले तो आप देखें सियासी मफादात होते हैं, अब किसका कहाँ मफाद है उस वाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है कि स्टील मिल में खासतौर पर क्योंकि एक तो खौफ का आलम होता है, आपको पता है कि अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसका एक अंजाम आपको इल्म होता है, लेकिन उसमें किसी भी मुल्जिम को फांसी की सजा भी हो सकती है पुलिस की कार्रवाई। दूसरे जो FIA या नैब कार्रवाई करते हैं किसी के खिलाफ, वो केसेस का खौफ तो बहुत ज्यादा होता है। जो अफसरान असल काम करने वाले भी होते हैं वो भी खौफ की वजह से नहीं करते कि कहीं नैब हाथ ना डाल ले या FIA ना डाल ले, लेकिन उसमें किसी को फांसी की सजा नहीं होती। कहीं ना कहीं करप्शन को रोकथाम के लिए वो इदारे जरूर इकदाम करते हैं, लेकिन स्टील मिल के मामले में वो भी नजर नहीं आया, क्योंकि जो आंखें खोल देने के लिए काफी है वो एक लेटर है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी मौजूद होगा। वो लेटर उसमें बता रहा है कि जी कुछ नहीं साबित हो सका, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सके। मतलब 16-17 साल में इतनी बड़ी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये है कि स्टील मिल बंद हो गई, तबाही के दहाने पे पहुंच गई और कोई करने वाला कुछ नहीं था, या इस दौरान या इससे पहले कोई करप्शन नहीं हुई थी। तो एक जो बुनियादी मुद्दा है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उनके खिलाफ की नहीं, जिनकी हुकूमत थी उन्होंने फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी या दीगर जो इदारे थे उनको भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, यहाँ करें। यानी कि जो करप्शन में मुलविस नहीं थे उनके खिलाफ तो तहकीकात हुई, जो मुलविस थे उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हुई, जो मुलविस नहीं थे तो उनके खिलाफ 12 साल में आप कैसे जो है वो साबित करते कि इन्होंने करप्शन की है जिन्होंने की नहीं थी। तो ये इस किस्म का ये केस है, बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख का यूनिक और एक हाई प्रोफाइल केस है जो कि अब एक बंद फाइलों की नजर हो गया। कितने मुल्जिमान थे जिनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया था और जिनको बरी कर दिया गया है? देखें ये जो साबिक चेयरमैन स्टील मिल हैं मोइन आफ्ताब, इसके अलावा सरकारी अफसरान भी थे, 10 से 12 अफसरान थे इब्तदाई तौर पर। इसके बाद जो है वो तकरीबन कोई लगभग 30 के करीब अफसरान जो है वो उसमें शामिल है। उसके बाद फिर 2012 में रेफरेंसेस दायर किए गए थे, 2016 में, फिर 2024 में, तो 6 से 7 रेफरेंसेस टोटल कराची की एहतसाब अदालतों में दायर किए गए। इब्तदाई तौर पर ही एक लंबी प्रैक्टिस के बाद भी जो है वो उन मुल्ज़मान को सजाएं नहीं हो सकी। उसी फैसलों के खिलाफ, उन्हीं फैसलों के खिलाफ जो है वो नैब ने अपील दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, वो भी तवील अरसे से चल रही थी। उसके बाद फिर नैब में चूंकि नैब के कवानीन में जो है वो तरमीम भी की गई है, तो उसके बाद फिर एहतसाब अदालतों जो नए रेफरेंसेस नैब ने दायर किए थे वो भी वापस कर दिए, और इसी लेटर का वो भी हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा जी अब जो है वो एहतसाब अदालत ने नैब को ये तमाम रेफरेंसेस जो थे वो वापस कर दिए। यानी कि नैब जो है वो साबित ही नहीं कर सका कि कोई करप्शन हुई है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई थी या सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के 50 के करीब आपने हमें मुल्ज़िमान गिनवा दिए हैं, तो क्या हमारा निजाम इतना कमजोर है या निजाम की इतनी कमजोरी है कि वो इनमें से किसी एक के ऊपर भी इल्जाम साबित नहीं कर सके हैं? फरजाना जी देखें, जो असल जो बात है ना कि जिसने करप्शन की थी उसको पकड़ते तो शायद उसको सजा हो सकती थी, साबित भी हो जाता। जिसने करप्शन नहीं की उसको पकड़ा तो उसको साबित आप कैसे करेंगे? व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, तो उसमें आपने साबित करने के लिए आपके पास पूरी चैन होनी चाहिए, वो किसी के पास चैन ही नहीं थी। तो इतनी प्रैक्टिस उसमें प्रोसिक्यूटर लगाए गए, इन्वेस्टिगेशन के अफसर लगाए गए, उसके बाद अदालतों में भी कार्रवाई हुई, वो साबित इसलिए नहीं हो सकी कि असल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। दुनिया में भी उस वक्त की कीमत जो है काफी महंगी थी, और दुनिया की जो स्टील मिल की जो कीमतें हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान स्टील मिल ने भी कीमतों को कम किया था, ना कि उस वक्त पाकिस्तानी स्टील काफी महंगा था। शायद देखा जाए तो इस तरह का फैसला आना कोई खासा खुशाइन नहीं है कि अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो बिलाशुबा निजाम के ऊपर जो है उंगली जरूर उठेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद अहम खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।